नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर 5 जुलाई से प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान शुरू होगा। सीएम करेंगे अभियान की शुरुआत। एक दिन में लगाए जाएंगे 25 करोड़ पौधे। सभी विभागों को वृक्षारोपण के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। वृहद वृक्षारोपण अभियान उत्तर प्रदेश में चलने जा रहा है और 5 जुलाई से प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान शुरू होगा। सीएम योगी खुद इसकी शुरुआत करेंगे। एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सभी विभागों को वृक्षारोपण के निर्देश जारी कर दिए गए। तो 5 जुलाई से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत होने जा रही है और सीएम योगी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। फर्जी शिक्षकों को बचाने के लिए एसआईटी के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। एसआईटी के नाम से कुछ जिलों में फर्जी चिट्ठियां भेजी गई। चिट्ठी में 60 शिक्षकों को निर्दोष बताया गया है और एसीएस गृह ने शिक्षा विभाग को जानकारी दे दी है। निदेशक बेसिक शिक्षा के सभी बीएसए को निर्देश। सिफारिश पत्र मिलने पर एसआईटी को जानकारी देने को कहा है। फर्जी पत्र मिलते ही एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। एसआईटी ने दी थी फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले शिक्षकों की जानकारी। अभी लगातार जारी है शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा फर्जीवाड़ा एसआईटी के नाम पर आया है और फर्जी शिक्षकों को बचाने के लिए एसआईटी के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। एसआईटी के नाम से कुछ जिलों में चिट्ठी भेजी गई है, फर्जी चिट्ठी में 60 शिक्षकों को निर्दोष बताया गया है। हालांकि इस मामले को संज्ञान ले लिया गया है। एसीएस गृह ने शिक्षा विभाग को जानकारी दे दी है और निदेशक बेसिक शिक्षा के सभी बीएसए को निर्देश है। सिफारिश पत्र मिलने पर एसआईटी को जानकारी देने को कहा गया है। फर्जी पत्र मिलते ही एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। एसआईटी ने फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले शिक्षकों को जानकारी दे दी है। और एबीपी गंगा संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जिस तरीके से फर्जी चिट्ठी सामने आई है, इसका खुलासा कैसे हुआ और अब कैसे इस पर कार्रवाई होगी? देखिए, ये जो चिट्ठी है ये इस बात की तमाम अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए कि जो 60 शिक्षकों को जांच में निर्दोष साबित करने के लिए जो चिट्ठी लिखी जा रही है वो फर्जी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इस पूरे मामले में एसआईटी के द्वारा जो जांच की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये जो प्रेरणा ऐप है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, उससे अभी तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में 2500 ऐसे शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में हैं, जो संदिग्ध हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर अब जांच की जा रही है, जिसकी जांच अब यूपी एसटीएफ को दे दी गई। यानी कि शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का और जो फर्जी शिक्षकों का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अनामिका शुक्ला प्रकरण भी इसी का एक कड़ी थी कि एक अनामिका शुक्ला के नाम पर उत्तर प्रदेश में औरैया से लेकर बुलंदशहर बागपत तक अनामिका शुक्ला नौकरी कर रही थी और असली अनामिका शुक्ला बेरोजगार थी। बिल्कुल संतोष, इस पर बात करेंगे, लेकिन जो अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ दर्शकों को बता देते हैं। 2500 शिक्षकों की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। प्रेरणा ऐप और मानव संपदा पोर्टल से ये लिस्ट सामने आई। बीएसए ने शासन को भेजी थी 2500 शिक्षकों की रिपोर्ट। गृह विभाग ने यूपी एसटीएफ को पूरे मामले की जांच सौंपी है। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मानव संपदा पोर्टल प्रेरणा ऐप पर अपलोड हुआ शिक्षकों का डेटा और एक ही पैन कार्ड पर कई शिक्षकों के काम करने की खबर है। 2008 से 2019 के बीच 2500 शिक्षकों ने बदला पैन और 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा पोर्टल से सत्यापन का काम। संदिग्ध शिक्षकों की संख्या बढ़ सकती है। अनामिका शुक्ला मामला भी प्रेरणा ऐप और मानव संपदा पोर्टल के जरिए आया था। ये पूरी तस्वीर है। संतोष लगातार हमारे साथ बने हैं, लेकिन संतोष, एक चीज बड़ी हैरान करने वाली है कि कितने भी जो भी माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, इनके जड़ें कितनी गहरी हैं, हौसले कितने बुलंद हैं। इस मामले में चिट्ठी भेज दी गई। पशुधन वाले मामले में जो मेन आरोपी सिपाही है वो पुलिस को और पूरी जांच एजेंसी को चकमा देकर अपना स्टे ले आता है। मतलब इतने हौसले बुलंद है कि डरने को अभी भी तैयार नहीं लोग। देखिए, जालसाजी का जो धंधा है इसमें एक व्यक्ति जालसाजी नहीं करता है। चाहे फर्जी शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे ये पशुधन घोटाले का मामला हो, फर्जी टेंडर दिलाने का, फर्जी शिक्षकों की भर्ती के घोटाले में कि नाम किसी का, डिग्री किसी की, तस्वीर किसी और की। और ये जो मानव संपदा पोर्टल के जरिए और प्रेरणा ऐप के जरिए शिक्षकों का जो वेरिफिकेशन हुआ, तो इसमें सबसे चौंकाने वाली बात कि टीचरों ने जो अभी तक जो जांच के दायरे में 2500
टीचर्स हैं, इनके द्वारा जो पैन कार्ड लगाया गया, जब ज्वाइनिंग हुई तो कोई और पैन कार्ड था, और उसी बीच में इन लोगों के द्वारा अपने जो ITR फाइल्स करने के बाद, यानी जब ज्वाइनिंग की गई तो किसी और पैन कार्ड को बताया गया, और जब 1 साल के बाद इन्होंने दूसरा पैन कार्ड लगवा दिया। यानी कि जो फर्जीफिकेशन की शुरुआत ही इनकी ज्वाइनिंग से हुई। यही वजह थी कि 2500 शिक्षक अभी तक शिनाख्त हो चुके हैं, जिनकी की जांच UPSTF करेगी, और 15 जुलाई तक ये पूरे उत्तर प्रदेश में जांच पूरी हो जाएगी जो शिक्षा विभाग कर रहा है। और इसकी जो आंकड़े हैं, वो अभी तक जो शिक्षा विभाग का कहना है कि ये आंकड़े 2500 से बढ़ के 4 से 5000 शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जो इसी जांच के दायरे में आएंगे, जिनको कि UPSTF को ये जांच सौंपी गई है। तो अपने आप में बड़ा मामला है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी अफसर, जो जालसाज हैं, जो घूसखोर लोग हैं, उनका एक नेक्सस काम कर रहा है। वो एक विभाग में नहीं, शिक्षा विभाग में नहीं, हर तरफ यही काम हो रहा है। भ्रष्टाचारियों का एक नेक्सस काम कर रहा है, जिसको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन लगातार ये जो मामले आ रहे हैं, ये विभाग में भ्रष्टाचार की दीमक को उजागर कर रहे हैं कि किस तरीके से अंदर तक इस भ्रष्टाचार ने पूरे सिस्टम को खोखला कर रखा था। जी बिल्कुल, लेकिन संतोष, अब सवाल ये भी है कि ये तो स्पष्ट हो गया कि जो भी पूरी जांच चल रही है, इसको बाधित करने की कोशिशें चल रही हैं। क्या उन लोगों को ढूंढने और पकड़ने की कोशिश शुरू हो गई जिन्होंने चिट्ठियां भेजी? और अभी तो चिट्ठी से शुरुआत हुई है, आगे ना जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाएंगे जांच को प्रभावित करने के लिए। बिल्कुल, ये जो चिट्ठी जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये एक विभागीय अधिकारी के द्वारा ये चिट्ठी इस बात की ताकीद कर रही है कि जो 60 शिक्षक 60 जो टीचर्स जांच के दायरे में आए हैं, उनको SIT में क्लीन चिट देने के लिए जो एक फर्जी चिट्ठी जिलों में भेजी जा रही है, इसी को बताते हुए कि वो फर्जी चिट्ठी है। किसी भी टीचर को जो जांच हो रही है उसको क्लीन चिट देने की जरूरत नहीं है। जो दस्तावेज मिले हैं उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। कोई अधिकारी उस जांच में क्लीन चिट देने की सिफारिशी पत्र जारी नहीं कर रहा है। अगर किसी जिले के शिक्षा अधिकारी को, जिला विद्यालय निरीक्षक को ऐसी कोई चिट्ठी मिलती है तो वह FIR दर्ज कराएं और इसकी पूरी सूचना मुख्यालय को दें। तो ये पहले से एक अलर्टनेस कहीं ना कहीं तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाहिर है कि इनके शिक्षकों की ये जो फर्जी जो SIT में क्लीन चिट दिलाने की जो फर्जी, बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या स्थिति बनती है। संतोष, हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ और अहम खबरें आपसे जानकारी लेंगे। CA प्रदर्शन के आरोपियों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कबाड़ की दुकान सील कर दी गई है। कुल 56 आरोपियों से 1.5 करोड़ की वसूली होगी। 13 आरोपियों के खिलाफ 21.76 लाख की RC जारी कर दी गई। लखनऊ के 12 थानों में दर्ज हुए थे कुल 63 मामले। अब तक 68 पर गैंगस्टर, 28 पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई है। 19 दिसंबर को लखनऊ के कई इलाकों में हिंसा हुई थी और RC जारी होने के बाद अब आरोपियों की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे अहम बात, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कबाड़ की दुकान सील की गई है। 56 आरोपियों से 1.5 करोड़ की वसूली होनी है। संतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, से वसूली की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का क्या संबंध है इन बलवाइयों से? देखिए, जो 19 दिसंबर को जो CA NRC की जो हिंसा हुई, उसमें लखनऊ में तमाम थानों में जो मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद ये जांच कराई गई। जो आरोपी थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, तो इनके द्वारा अपील की गई कि उनको फर्जी फंसाया गया। इसकी जांच कराई गई, मैजिस्ट्रियल जांच हुई। उसके बाद से इनको मौका दिया गया कि आपको अगर पुलिस ने आरोपी बनाए हैं तो आप भी अपना पक्ष रख दीजिए। तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने पक्ष रखे। उसके बाद से कुछ लोगों को संदेह का लाभ मिला, लेकिन कुछ लोगों पर जो जिला प्रशासन की कमेटी थी उसने भी माना कि ये दंगे में शामिल थे। लिहाजा उनसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इस हिंसा के दौरान जो संपत्ति का नुकसान हो उसकी भरपाई करने का आदेश दिया। उसको लेकर के नोटिस जारी हुआ और उसी कड़ी में जिन लोगों ने जुर्माने की रकम नहीं वसूली, उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। खदरा में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सील किया गया, वो एक ऐसे ही बलवाई की शिनाख्त के तौर पर हुआ कि उसका ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। उसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आई करीब 22 लाख रुपए के हर्जाने का आरोप लगाया गया, तो उसके बाद से उसके कॉम्प्लेक्स को सील किया गया। इसी तरीके से कबाड़ की दुकान को सील किया गया
हुसैनाबाद में एक जूता बाजार की दुकान है, वहां पर सीलिंग की गई, तो सदर इलाके में सीलिंग की जा रही है। तो ये जो अब जो कुर्की के बाद जो वसूली की कार्रवाई है, कुर्की कर दी गई की जाएगी, उससे वसूली की जाएगी। यानी कि सरकार ने जो कहा था कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसके से पाई पाई वसूली जाएगी, उसी कड़ी का ये हिस्सा है, उसी कार्रवाई का हिस्सा है, जिसके तहत अब बलवाइयों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और उनसे वसूली की जाएगी। जी शुक्रिया संतोष जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। कोरोना संक्रमण से चल रही जंग के बीच योगी सरकार ने बड़े लक्ष्यों की तरफ सदे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मानसून की दस्तक के साथ सरकार ने अब 31 जुलाई तक संचारी रोग अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के साथ साथ हर प्रकार के संचारी रोग को भी रोकने का लक्ष्य है। इस बीच सीएम योगी ने कोरोना को लेकर भी कहा है कि उपचार ही इसका बचाव है और मास्क, 2 गज की दूरी से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। सीएम योगी ने बताया कि कोरोना को लेकर प्रदेश में डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच ये अभियान चलेगा, जिसकी शुरुआत मेरठ कमिश्नरी से होगी। अनलॉक 2 के प्रारंभ होने की पूर्व संध्या पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपना जो मार्गदर्शन दिया है, यह न केवल वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है, अपितु प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, जिनका मार्गदर्शन निरंतर पूरे देश को और देश के 135 करोड़ लोगों को। और प्रधानमंत्री मोदी ने आवास योजना पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को घर दिलाने का लक्ष्य रखा, लेकिन इस विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत ने गरीबों को कच्चे मकान में रहने को मजबूर कर दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब कन्नौज में अधिकारी ने अपनी अमीर चाची के नाम पर आवास आवंटित कर दिया और मकान बनाने के लिए पहली किस्त भी आवंटित करवा दी। इस मामले में खुलासे के बाद 2 लेखपाल और नगर पालिका के 2 कर्मियों को सस्पेंड किया गया है और राशि रिकवरी के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो पहली तस्वीर आप देखिए, जो गरीब हैं, जिन्हें ज़रूरत वाकई इस योजना की है, वो अभी भी मुश्किल में हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके बड़े बड़े घर हैं, अधिकारियों के जो रिश्तेदार हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास का फ़ायदा दिया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इनको निकालने में अभी बहुत वक्त लगेगा, इनको सुधारने में बहुत वक्त लगेगा। और बात प्रयागराज की करते हैं, जहां एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारी लगातार तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे, जिसका असर न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि बाकी शहरों में देखने को मिला। कर्मचारियों की हड़ताल अपनी कई पुरानी मांगों को लेकर है। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे काम लेने वाली कंपनी उन्हें समय पर मानदेय का भुगतान नहीं कर रही है, उनसे ज़्यादा वक्त तक काम लिया जा रहा है, साथ ही उनका उत्पीड़न भी किया जा रहा है। वो कोरोना की इमरजेंसी को समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में कदम उठाना पड़ रहा है। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर गुरुवार तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो उसके बाद 108 सेवा के कर्मचारी भी उनके साथ हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि कर्मचारियों की हड़ताल 29 जून से चल रही है। ये चाहते हैं कि ये ठेका प्रथा बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो जाए। हम लोगों को जो कंपनी के ठेकेदारी में रखा गया, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है, इसको हटाकर हम लोगों को गवर्नमेंट NRHM के तहत रखा जाए, ताकि हम लोगों को समय से सैलरी मिल सके। दिक्कत ये है कि समय से सैलरी नहीं, कटौतीपूर्ण सैलरी, जो हमारा वेतन है मुख्य, वो वेतन हमको नहीं मिल रहा है। टाइम से ज़्यादा हमसे काम लिया जा रहा है। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। 24-24 घंटे हमारे एम्प्लॉय ड्यूटी करते हैं, उनको उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। और हर महीने, किसी भी महीने की ऐसी कोई तारीख नहीं है जो फिक्स टाइम पे हमारी सैलरी कभी आई हो। किसी भी महीने कभी भी हमारी सैलरी कभी टाइम से नहीं आती है। 7 तारीख 10 तारीख तक का समय है, जो कि 20, 25, 30 तारीख पूरा महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने हो जाते हैं, सैलरी नहीं आती है। और यूपी में अनामिका फर्जीवाड़े के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बरेली में एक प्रिंसिपल के कागजातों से बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। मुजफ्फरनगर में एक फर्जी शिक्षक पकड़ा गया है जो प्रिंसिपल के दस्तावेजों पर नौकरी कर रहा था।
बरेली के बेसिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रदीप कुमार सक्सेना के नाम से जो दस्तावेज मिले, उन्हीं के नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और प्राप्तांक के एक जैसे दस्तावेज पर एक प्रदीप कुमार सक्सेना मुजफ्फरनगर में भी तैनात है। मानव संपदा पोर्टल पर सत्यापन से पूरा मामला खुल गया। इसके बाद किले थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है। और बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर 2 फर्जी शिक्षकों का खुलासा हुआ है। फर्जी शिक्षकों की 2 जगह पर तैनाती हुई है। BSA राजीव कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शिक्षक मनोज कुमार कासगंज में भी तैनात हैं। मनोज कुमार की तैनाती कासगंज में भी है। संतोष कुमारी की तैनाती कन्नौज में भी है। अनामिका शुक्ला जैसे इस फर्जीवाड़े का पता चलते ही बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार यादव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर 2 फर्जी शिक्षकों का खुलासा हुआ है और फर्जी शिक्षकों की 2 जगह पर तैनाती है। BSA राजीव कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षक मनोज कुमार कासगंज में भी तैनात है और कन्नौज में भी शिक्षक मनोज कुमार की तैनाती है। और बड़ी खबर आगरा से, जहां पर धारा 144 का वक्त बढ़ गया है। अब आगरा में 24 अगस्त तक धारा 144 रहेगी। बिना फेस मास्क बाहर घूमने पर पूरी तरीके से जो प्रतिबंध है वो जारी रहेगा। तो आगरा में धारा 144 का जो वक्त है उसे बढ़ा दिया गया है और 24 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पूरा विश्व डॉक्टर डे मना रहा है और मुझे लगता है कि इसी वजह से मनाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमारे लिए भगवान जैसा है। तो एक भगवान की तरह सभी मरीज या तो परिवार उसको पूजते हैं। ऐसे डॉक्टर्स और डॉक्टरों की पूरी टीम, जैसे कि नर्सिस है, पैरामेडिकल स्टाफ है और वहाँ के जो कर्मचारी है जो पूरी स्वच्छता हॉस्पिटल की रखते हैं, ये सब मिलकर जिस तरह मरीजों की सेवा करते हैं और जितने भी मरीज आते हैं उसके साथ अच्छा रिलेशन, मानवता भरा संबंध और तात्कालिक सेवा ये करते रहते हैं। कोरोना 19 में जिस तरह डॉक्टरों और कोरोना वायरस पूरी टीम वे लोगों ने जो काम किया है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।